सितंबर 2003 की बात है कि सदर जनरल परवेज मुशर्रफ न्यूयॉर्क में थे। उनके कमरे में अमरीकी खुफिया इदारे के डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट दाखिल हुए। मुख्तसर सी रस्मी गुफ्तगू के बाद जॉर्ज टेनेट ने बैग से कागजात का एक पलंदा निकाला और जनरल मुशर्रफ के सामने मेज पर धर दिया। ये पेपर्स नहीं, एक बॉम्ब शेल था। जनरल मुशर्रफ कई लम्हों तक कागजात को घूरते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या रद्द-ए-अमल दें। CIA डायरेक्टर जनरल मुशर्रफ के कमरे में अचानक क्यों चले आए थे? इन कागजात में ऐसा क्या था कि बात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कौम से माफी तक जा पहुंची? मैं हूं फैसल वड़ैच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। 9/11 से कुछ पहले पाकिस्तान के दो रिटायर्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और चौधरी अब्दुल मजीद अफगानिस्तान में एक जाती मिशन पर थे। ये दोनों साइंसदान एक गैर सरकारी तंजीम उम्मा तामीर नौ, जिसे उर्फ आम में UTN कहा जाता था, उसके बानी अराकीन थे। ये दोनों साइंसदान अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन और ऐमन ज़वाहिरी से मुलाकात करना चाहते थे। फिर मुल्ला मोहम्मद उमर की मदद से इन दोनों की एक से ज़ायद मुलाकातें अल-कायदा चीफ और उनके नायब ऐमन ज़वाहिरी से हुई। UNO सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट के मुताबिक इस मुलाकात में एटॉमिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी अल-कायदा चीफ से गुफ्तगू की गई। याद रहे, ये वो वक्त था जब दुनिया में ये बहस जोरों पर थी कि एटॉमिक टेक्नोलॉजी को फैलने से कैसे रोका जाए। इस काम के लिए NPT और CTBT जैसे मुआहदों पर दस्तखत करवाना चाहता था अमेरिका, और इस दस्तखत के लिए अमेरिका पूरी दुनिया में लॉबिंग कर रहा था और जहां मुमकिन था वहां धौंस भी जमा रहा था। ऐसे में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन यानी अल-कायदा के सरबराह से पाकिस्तानी एटमी साइंसदानों का मिलना बहुत परेशान कुन बात थी। अगर ये बात आलमी मीडिया में लीक हो जाती या अमेरिका को पता चल जाता तो बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो सकती थी, और फिर देखिए कि हुआ भी ऐसा ही। CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट अपनी किताब इन द सेंटर ऑफ स्टॉर्म में लिखते हैं कि उन्हें एक मगरबी मुल्क के खुफिया इदारे ने बताया कि अगस्त 2001 में UTN के दो मेंबर्स सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और चौधरी अब्दुल मजीद अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन और ऐमन ज़वाहिरी से मिले हैं और कैंप फायर के गिर्द एटमी आलात बनाने पर बातचीत भी हुई है। सिर्फ CIA ही को क्यों, इधर पाकिस्तान में ISI को भी इसी तंजीम उम्मा तामीर नौ के एक एजाजी ओहदेदार ने इस मुलाकात की खबर और तफसीलात दे दी थी। ये खबर देने वाले कौन थे? पाकिस्तान और अमेरिका के न्यूक्लियर मामलात पर किताब लिखने वाले AJ लेवी अपनी किताब डिसेप्शन में लिखते हैं कि ये खबर देने वाले जनरल हमीद गुल थे, जो कि UTN के एजाजी सरबराह भी थे। बहरहाल तो ये बात अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल थी कि एक ऐसी तंजीम जो उनकी सरजमीन पर हमला कर चुकी है, वो एटमी टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए माहिरीन से मुलाकातें करे और ऐसी खुफिया मालूमात हासिल करे। तो अमेरिका से फौरन CIA के अहम ओहदेदार पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने जनरल मुशर्रफ को इस मुलाकात के बारे में अलर्ट किया और वो सबूत भी दिखाए जो उन्हें अफगानिस्तान की इस मीटिंग के बारे में मिले थे। फॉरेन पॉलिसी वेबसाइट के मुताबिक इन सबूतों में वो कागजात थे जो अफगानिस्तान में सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद के दफ्तर और इनकी रहायशगाह से मिले थे। इन कागजात में मुबैना तौर पर बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में बहुत कुछ तफसीलात थी। ये सूरत हाल अब पाकिस्तानी रियासत के लिए भी बहुत परेशान कुन थी, और दूसरी तरफ अमरीकी दबाव भी बेतहाशा था। 23 अक्टूबर 2001 को यानी 9/11 के तकरीबन 1.5 माह बाद इन दोनों साइंसदानों को इनके 5 तंजीमी साथियों समेत हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद इन्हें नामालूम जगहों पर अलग अलग रखा गया। इनसे अमरीकी और पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने मिलकर तफ्तीश की। इस तफ्तीश की कहानी पाकिस्तानी सहाफ़ी कामरान खान के कलम से वाशिंगटन पोस्ट में छपी। कामरान खान के मुताबिक दोनों साइंसदानों ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब इन्हें सबूत दिखाए गए तो इन्होंने तस्लीम किया कि इनकी उसामा बिन लादेन से एटॉमिक
बायोलॉजिकल और केमिकल्स वेपन पर तफसील से बात हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को यकीन था कि ये रिटायर्ड साइंसदान उम्मा तामीर नौ यानी यूटीएन के प्लेटफॉर्म को उसामा बिन लादेन से मुलाकात के लिए बतौर कवर इस्तेमाल कर रहे थे। यानी उम्मा तामीर नौ का अपना कोई काम अफगानिस्तान में नहीं था। अब ये तो थी पाकिस्तानी तफ्तीशकारों की तरफ से आई हुई रिपोर्ट, लेकिन इन साइंसदानों से तो अमेरिका ने भी तफ्तीश की थी, तो उनका वर्जन क्या था? तो CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट, जिनकी टीम ने यूटीएन मेंबर्स से तफ्तीश की थी, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि इस इंटेरोगेशन में झूठ पकड़ने वाली मशीनें भी इस्तेमाल हुई थी और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने ये मालूमात कन्फर्म की थी कि उन्होंने अगस्त 2001 में उसामा बिन लादेन से मुलाकातें की थीं और उनके लिए एक एटमी हथियार की रफ ड्राइंग भी बनाई थी। इस सारी मालूमात के बाद अब अमेरिका चाहता था कि उनसे सख्ती से निपटा जाए, मगर हुआ ये कि पाकिस्तान ने चंद माह की इंटेरोगेशन के बाद जनवरी 2002 में इन्हें रिहा करके घरों में नज़रबंद कर दिया, क्योंकि इनसे ऐसा कुछ नहीं मालूम हुआ था जिस पर इन्हें सज़ा सुनाई जा सके। अलबत्ता इनके बयानात देने और मेल जोल पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब ये वो बात थी जो अमरीकियों को कबूल नहीं थी। वो बहुत जुज़बुज़ थे, इस सूरत हाल से बहुत अनईज़ी थे वो। लिहाजा उन्होंने दबाव बढ़ाने के तरीकों में से एक फौरी इस्तेमाल किया, और वो ये कि ये स्टोरी उन्होंने अमरीकी अखबारात में लीक करवा दी। जब यह खबर इंटेरोगेशन हाउसेस से निकलकर आलमी चौराहे में आ गई तो पाकिस्तान पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया से दबाव आने लगा। सूरत हाल मुसलसल डेवलप हो रही थी। ये साइंसदान बहुत हसास जगहों पर काम कर चुके थे, बहुत क्वालिफाइड लोग थे, इसलिए इन पर जितने सवालात उठते थे दरअसल वो हमारी न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर सवालात थे। इसलिए यहाँ ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि इतने ख़तरनाक नताइज के सामने होने के बावजूद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जैसा सीनियर इंसान ऐसा क्यों कर रहा था? इसकी एक वजह थी। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब किताब लिखने वाले हसन अब्बास लिखते हैं कि दरअसल सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद समझते थे कि पाकिस्तान का एटम बॉम्ब पूरी उम्मत मुसलमान का एटम बॉम्ब है। अक्टूबर में जारी होने वाली अपनी एक प्रेस रिलीज़ में उन्होंने खुद ये कहा था कि सारी मगरबी दुनिया इस्लाम के दिल यानी अरब पर हमला करेगी और मुकद्दस पेशगोइयों के मुताबिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस्लामी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठेंगे। उनके मुताबिक पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के पीछे भी असल वजह यही मुकद्दस पेशगोई ही थी। वो ये बातें और ऐसी बहुत सी दूसरी बातें खुलेआम कहते थे। हसन अब्बास के मुताबिक पाकिस्तानी साइंसदानों में उन्हें बुनियाद परस्त और गैर रवायती नज़रियात रखने वाला साइंसदान समझा जाता था, इसलिए उन्हें वक्त से पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से रिटायर्ड कर दिया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ अरसे तक बहरहाल वो निगरानी में भी रहे। रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने यूटीएन यानी उम्मा तामीर नौ नेटवर्क की बुनियाद रखी और अफ़गानिस्तान से अपना काम शुरू किया था। इन पर एटमी फैलाव की कोशिशों के इल्ज़ामात पाकिस्तानी खुफिया इदारे और गैर मुल्की एजेंसीज लगा रही थीं, लेकिन अपने तौर पर वो इन सब से इनकार करते रहे हैं और कहते हैं कि वो उसामा बिन लादेन से मिले ज़रूर थे, लेकिन किसी और काम के सिलसिले में। उनके मुताबिक वो दरअसल उम्मत मुसलमान को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना चाहते थे और इस काम का आगाज़ उन्होंने अफ़गानिस्तान से करने का फ़ैसला किया था। और जाहिर है इस काम के लिए उन्हें बहुत से फंड्स चाहिए थे। दरअसल वो इसी फंड के लिए उसामा बिन लादेन और अलकायदा के सीनियर अरकान से मुलाकातें कर रहे थे। ये उनका वर्जन है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई रिटायर होने के बाद उम्मा तामीर नौ, जिसका मिशन ये था कि उम्मा की तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो सकती है एंड वी मस्ट हेल्प उम्मा। और अफ़गानिस्तान को हमने एज ए स्टार्टिंग कंट्री बनाया क्योंकि बिल्कुल तबाह हाल था। इन सारे वाक़यात से ये पता चला कि एटमी फैलाव की एक कोशिश को, अगर वो कोशिश थी तो शुरू ही में पकड़ लिया गया, और इस सारे नेटवर्क को, अगर ये कोई नेटवर्क था तो इसे भी पाकिस्तान ने फौरी डिसमेंटल कर दिया। लेकिन अमरीकी यहाँ रुकने पर तैयार नहीं थे। वो एटमी फैलाव की कड़ियाँ इस वाक़े से हटकर
कहीं और भी मिला रहे थे, और ऐसा वो कई बरस पहले से कर रहे थे। ये कड़ियाँ वो पाकिस्तान के उस शख्स तक ले आते थे जो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा हीरो था, जो आम लोगों के लिए एक देवता जैसा रुतबा रखता था, और ये शख्स कोई और नहीं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। लेकिन सिर्फ यही हैरत की बात नहीं कि अमेरिकी एटॉमिक टेक्नोलॉजी के फैलाव की कहानियाँ डॉक्टर खान से जोड़ रहे थे। असल हैरान कुन और परेशान कुन बात यह थी कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी इसी नतीजे तक पहुंच चुकी थी। आर्मी चीफ जनरल जंजुआ के भाई शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस स्वॉर्ड्स में लिखते हैं कि जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो उनसे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर ने एक बार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शिकायत की। उन्होंने वजीर आजम को बताया कि डॉक्टर खान कुछ मशकूक सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वो सरगर्मियाँ ऐसी हैं जिनसे दरअसल पैसा बनाया जा रहा है। उन्होंने डॉक्टर खान की 23 जायदादों की तफसीलात भी नवाज शरीफ को दिखाईं, लेकिन उनके मुताबिक नवाज शरीफ ने इस मामले को इग्नोर किया। शुजा नवाज के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर ने नवाज शरीफ से साफ साफ कह दिया था कि डॉक्टर AQ खान दुनिया में डॉक्यूमेंट्स बेचते फिर रहे हैं। जावेद नासिर ने उस वक्त के आर्मी चीफ से भी दरख्वास्त की कि डॉक्टर कदीर से कहें कि वो तमाम टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स GHQ में रखवाएं। लेकिन ना तो नवाज शरीफ ने अब्दुल कदीर खान को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया, और ना ही डॉक्टर खान ने डॉक्यूमेंट्स GHQ के पास रखवाए। लेकिन जावेद नासिर तन्हा ही ऐसी इतलात देने वाले ऑफिसर नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, जो DGMI और DGISI रहे हैं, वो कहते हैं कि उन्हें एक बार एक गैराज मैन ने, जो सरकारी इवेंट्स के लिए इंतजामात करता था, एक बात बताई थी। उसने परेशानी से कहा था कि डॉक्टर खान का मिशन तो बहुत खुफिया है, लेकिन वो हर आने वाले से मुलाकातें करते हैं और गुफ्तगू भी बहुत खुल कर करते हैं, जो बहुत अजीब सी बात है। जनरल असद दुरानी ने भी डॉक्टर कदीर से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन उनके अपने मुताबिक AQ खान की जितनी हमें ज़रूरत थी, उस लिहाज से उन्हें सेंसर करना काफ़ी मुश्किल था। इन दोनों वाक़यात से ज़ाहिर है कि डॉक्टर खान के बारे में 90 की दहाई से खुफिया इदारों के पास कुछ ना कुछ ऐसी खबरें तो थीं। लेकिन ये सिलसिला 90 की दहाई तक नहीं रुका। असद दुरानी और जनरल जावेद नासिर के बाद जनरल मुशर्रफ को भी एक दिन एक मशकूक इत्तला मिली। हुआ ये कि 1999 के शुरू में, अर्ली 1999 में, शुमाली कोरिया से कुछ मिसाइल इंजीनियर्स पाकिस्तान आए हुए थे। ये सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत रवायती बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी के लिए आए थे। इस सौदे में आलमी तौर पर कुछ भी खुफिया नहीं था। इन इंजीनियर्स को पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम में कुछ मदद फराहम करना थी। लेकिन जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि उन्हें इत्तला मिली कि इन मिसाइल एक्सपर्ट्स के भेस में कुछ न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, एटमी माहिरीन भी आए हैं, और इन भेस बदले न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज कोहोटा में खुफिया ब्रीफिंग दी गई है। ये ब्रीफिंग सेंट्रीफ्यूजेस के मुतल्लिक थी और जाहिर है शुरका के लिए एटम बम बनाने में मददगार हो सकती थी। यही नहीं, इन्हें यह भी बताया गया कि डॉक्टर खान ने शुमाली कोरिया के एक्सपर्ट्स को एटॉमिक प्लांट के कुछ दौरे भी करवाए हैं। ये सब बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि ये ऐन उन दिनों हो रहा था जब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान पर एटॉमिक टेक्नोलॉजी ना फैलाने के मुआहदे पर दस्तखत के लिए दबाव डाल रहे थे और लालच भी दे रहे थे। कारगिल की पाक भारत जंग भी इन्हीं दिनों जारी थी। वैसे भी अमेरिका और आलमी इदारे शुमाली कोरिया पर पहले से पाबंदियां लगाए हुए थे और हर कीमत पर शुमाली कोरिया को एटॉमिक हथियार बनाने से रोकना चाहते थे। ऐसे में उनकी मदद किसी भी मुल्क के लिए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुआशी तौर पर कमज़ोर मुल्क के लिए, बहुत ही बड़े मसाइल खड़े कर सकती थी। तो जनरल मुशर्रफ लिखते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस मामले पर तलब कर लिया। वो आए तो उनसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ने मुलाकात की। इस मीटिंग में उनसे पूछा गया कि क्या आपने शुमाली कोरिया के मिसाइल एक्सपर्ट्स को सेंट्रीफ्यूजेस पर ब्रीफिंग दी है या ऐसा कुछ किया है। तो डॉक्टर खान ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि वो मुतमईन नहीं थे, उन्हें लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन उस वक्त तक वो सिर्फ आर्मी चीफ थे, सदर नहीं बने थे। लेकिन फिर
حالات نے پلٹا کھایا اور آپ جانتے ہیں کہ ملک میں مارشالہ لگ گیا۔ جنرل مشرف آرمی چیف سے صدر جنرل پرویز مشرف بن گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے پرانے پروگرام کے تحت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کوہوٹا لیبارٹریز میں آل ان آل والی پوزیشن ختم کر دی۔ انہوں نے فیصلہ سازی کے لیے ایک سیکریٹریٹ بنا دیا۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اب ہر فیصلہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک باڈی بن گئی تھی جس کے ڈائریکٹر جنرل پاک فوج کے ایک سینئر اہلکار ہوا کرتے تھے۔ یہ سب مل کر مالی اور سیکیورٹی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ سب تو ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جنرل مشرف اب بھی مطمئن نہیں تھے۔ انہیں مسلسل ایسی اطلاعات مل رہی تھیں جن سے انہیں لگتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یہاں تک کہ بقول ان کے انہیں یقین ہونے لگا تھا کہ ڈاکٹر خان کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک مسئلہ بن چکے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے KRL کوہوٹا پر کنٹرول نہیں رکھا جا سکتا۔ سو انہوں نے ڈاکٹر خان کو ایٹامک پروگرام سے ہی الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 30 مارچ 2001 کو 9/11 سے تقریباً 5.5 ماہ پہلے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوا تو ایک اسٹریٹ مین کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے یہ ایک غیر معمولی خبر تھی۔ اس کی نظر میں یہ ایک ہیرو کی توہین تھی۔ سو فوری نتیجہ یہ ہوا کہ عوام غصے میں بھر گئے، مگر یہ رد عمل زیادہ دن جاری نہ رہا اور پھر ماحول پرسکون ہو گیا۔ ماحول تو پرسکون ہو گیا، لیکن صدر جنرل پرویز مشرف کو اطلاعات ملنا پھر بھی بند نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ جنرل مشرف لکھتے ہیں کہ انہیں ایسی معلومات ملی جن میں لگتا تھا کہ ڈاکٹر AQ خان اپنے نیٹ ورک کی دبئی برانچ سے زور و شور سے اب بھی کام کر رہے ہیں۔ اب جنرل مشرف اس کے لیے شاید کوئی بڑا قدم اٹھاتے، لیکن اسی دوران ستمبر 2003 میں انہیں نیو یارک جانا پڑا۔ یہاں انہیں اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ یہ شرکت ہوئی، لیکن ساتھ میں ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ وہ یہ کہ امریکی صدر جارج بش انہیں اجلاس کے بعد ایک سائیڈ پر لے گئے اور کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل CIA ڈائریکٹر جارج ٹینٹ کو ملاقات کا وقت دے دیں۔ جنرل مشرف کے لیے یہ ایک سرپرائز ڈیمانڈ تھی، لیکن ان کے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، سو انہوں نے وقت دے دیا۔ جب اگلے دن ان کے ہوٹل میں CIA ڈائریکٹر آئے تو جانتے ہیں کیا ہوا۔ جنرل مشرف کہتے ہیں کہ جارج ٹینٹ نے ہیلو ہائی کے بعد ان کے سامنے اپنا بریف کیس کھولا اور کچھ کاغذات نکال کر ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ کاغذات ان کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے پہلے ایک ڈرائنگ نکالی اور جنرل مشرف سے کہا، ڈاکٹر AQ خان نے آپ کے ملک سے دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے قوم کے سب سے حساس راز مہنگے داموں بیچ دیے ہیں۔ پھر انہوں نے بیگ میں سے ایک ڈرائنگ نکالی اور کہا، یہ ڈرائنگ اسلام آباد کے محفوظ والٹس میں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ نیو یارک کے ہوٹل میں میرے پاس موجود ہے۔ یہ پاکستانی P1 سینٹریفیوج کا ڈیزائن ہے جو ڈاکٹر خان نے ایران کو بیچا تھا۔ اس کے بعد جارج ٹینٹ نے دوسری ڈرائنگ نکالی اور کہا، یہ پاکستان کا نیکسٹ جنریشن P2 سینٹریفیوج ہے۔ پھر تیسری ڈرائنگ نکالی اور کہا، یہ ڈرائنگ یورینیم پروسیسنگ پلانٹ کی ہے جو انہوں نے لیبیا کو بیچی تھی۔ جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈرائنگز کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے، یہ ہمارے ہی ایٹامک پروگرام کی ابتدائی ڈرائنگز تھیں۔ یہ ڈرائنگز اتنی مکمل تھیں کہ ان میں تاریخیں تھیں، ہاتھوں سے لگائے ہوئے نشانات تھے اور سائنسدانوں کے دستخط تک موجود تھے۔ یہ وہ کاغذات تھے جنہیں جنرل مشرف پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ کتنے خفیہ کاغذات ہیں۔ جنرل مشرف کہتے ہیں کہ اس دن وہ زندگی میں جتنے شرمندہ ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر مجھے کوئی پوچھے نا زندگی میں سب سے زیادہ ایمبیرسنگ مومنٹ میرے خیال میں وہی تھا۔ پاکستان کے خفیہ پیپرز کا امریکی CIA ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگرچہ یہ پاکستانی ایٹمی پروگرام کی ابتدائی ڈرائنگز تھیں، لیکن بہرحال پاکستان کے بہت ہی خفیہ ڈاکومنٹس تھے یہ۔ انہیں کسی صورت ایک محفوظ جگہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ کاغذات امریکی خفیہ ادارے کے سربراہ تک کیسے پہنچے؟ جنرل مشرف کے پاس ڈاکٹر خان کے خلاف وہ کون سے ثبوت تھے اور وہ ثبوت کیسے حاصل کیے گئے تھے جنہیں رد کرنا بظاہر مشکل لگتا تھا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان سارے الزامات کے جواب میں خود کیا کہتے ہیں
اور کیا اس سارے ایٹمی پھیلاؤ میں صرف ڈاکٹر خان اکیلے ہی تھے یا ان کے ساتھ کچھ اور ممالک اور لوگ بھی شامل تھے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ یہ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے، جبکہ یہاں جانیے بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کیسے ختم ہوئی تھی، اور یہ رہی کل کائنات کی بہت ہی دلچسپ سائنسی الف لیلا۔